हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रिपेयर एग्ज़ाम स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी कौशल से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो में। उसके पहले फ्रेंड्स, उम्मीद ये है अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो वीडियो पूरी शिद्दत के साथ शुरू से लास्ट तक देखना है। हमारे हर भाई बहन के सपनों के लिए, उनके आने वाले एग्ज़ाम की बेहतरीन और बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जोश के साथ। बने रहिएगा एक पेन और एक कॉपी के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा का मुख्य कौशल है लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना या उपर्युक्त सभी। भाषा का कौशल, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर डी चला जाएगा, उपर्युक्त सभी। भाषा का मुख्य कौशल लिखना है। फ्रेंड्स, हम कोई भाषा सीखते हैं तो उसे लिख कर सीखते हैं, सुन कर भी सीखते हैं, पढ़ के सीखते हैं और बोल कर भी सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भाषा के मुख्य तत्व हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह, सभी। तो भाषा के तत्व ध्वनि भी है, संकेत है और चिन्ह भी है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा या प्रादेशिक भाषा। तो फ्रेंड्स, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, बच्चा जब कोई भी भाषा सीखता है तो वह सबसे पहले मातृभाषा में सीखेगा। और मातृभाषा उसे कहते हैं जो हम अपने आसपास में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जो हम अपने परिवार से बोलते हैं, जो हम अपने सगे संबंधियों से बोलते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। अर्थात जो बोली हम अपने क्षेत्र में बोलते हैं, अपने आसपास के लोगों से बोलते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा या उपर्युक्त सभी। यह हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। हमने अभी बताया मातृभाषा हम अपने सगे संबंधियों से अपने क्षेत्र में बोलते हैं। तो मातृभाषा हमारे परिवार के द्वारा बोली जाती है, माँ के द्वारा बोली जाती है, पिता की द्वारा बोली जाती है और परिवार के हर सदस्यों द्वारा मातृभाषा बोली जाती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य है सिर्फ हमें मानसिक विकास से ही नहीं बल्कि मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी और बौद्धिक विकास का भी उद्देश्य होता है। इससे हमारा मातृभाषा से हमारा मानसिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है और बौद्धिक विकास भी होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि, उपर्युक्त सभी।
मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि अनुकरण विधि है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अनुकरण विधि का मतलब होता है दोहरा कर सीखना, अर्थात नकल करके सीखना, दूसरों का देख करके सीखना। जब बालक छोटा होता है तो वह कोई भी भाषा कैसे सीखता है? जो घर में रहते हैं, जो घर के सदस्य होते हैं, उनकी नकल करके सीखता है, उनकी बातों को दोहरा करके सीखता है। तो अनुकरण विधि का अर्थ है कि नकल करके सीखना, दोहरा करके सीखना। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुकरण विधि। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि अनुकरण विधि है। भाषा अधिगम के कारण होते हैं भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। भाषा अधिगम के कारण भाषा विज्ञान भी होता है, भाषा विज्ञान का ज्ञान होता है, व्याकरण का ज्ञान होता है, भाषा कौशल का ज्ञान होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं B.S. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, B.O. स्मिथ या I.K. डेविस। तो बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करिए हमारा ऑप्शन क्या होगा। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, I.K. डेविस। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक I.K. डेविस हैं। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है रॉबर्ट मैगर ने, रॉबर्ट मिलर ने, B.S. ब्लूम ने, B.O. स्मिथ ने। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. ब्लूम ने किया है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, B.S. ब्लूम। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या सभी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक रूप से होता है, भावात्मक रूप से होता है और क्रियात्मक रूप से भी होता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर अर्थात छोटे से बड़े की ओर शिक्षण सूत्र की पालन किस विधि में स्पष्ट दिखाई देती है? आगमन विधि में, निगमन विधि में, प्रदर्शन विधि में या प्रोजेक्ट विधि में। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूक्ष्म से स्थूल की ओर अर्थात छोटे से बड़े की ओर। तो निगमन विधि में पहले हमें नियम बताए जाते हैं, बाद में एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे निगमन विधि में पहले हमें परिभाषा लिखाई जाती है और बाद में उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निगमन विधि। प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि या प्रोजेक्ट विधि। तो प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी आगमन विधि का अनुसरण करता है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आगमन विधि। प्रयोगशाला में पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है अर्थात प्रयोग करके दिखाया जाता है, तो बालक पुनः उसी तरह से प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आगमन विधि। आगमन विधि में पहले हमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं और फिर हम उसी की उदाहरण से अपना प्रयोग करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि या निगमन विधि। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आगमन विधि।
प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए सबसे उत्तम विधि आगमन विधि है। बच्चे छोटे होते हैं और उनके सामने जब तक एग्जाम्पल नहीं रखा जाएगा तब तक उनकी शिक्षण विधि उत्तम नहीं होगी। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए आगमन विधि सबसे उपयुक्त विधि होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11, 12, 13, 14। तो कमेंट करिए फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन चला जाएगा ए 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। फ्रेंड्स, अगर हमसे पूछे कि हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 13। लेकिन यहाँ हमसे कुल नहीं पूछ रहा है, सिंपली सा पूछ रहा है कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए होगा 11। फ्रेंड्स, अगर हमसे कुल स्वर पूछे तो कुल 13 हो जाएंगे। यहाँ पे हमसे सिर्फ स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो हमारा ऑप्शन ए होगा। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है 40, 47, 31 या 33। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई है अक्षर, शब्द, वाक्य या फिर कोई नहीं। तो भाषा की प्रथम सार्थक इकाई शब्द है, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, शब्द। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है सृजनात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक या उपर्युक्त सभी। तो गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप सृजनात्मक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, सृजनात्मक, ऑप्शन ए। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, कमेंट करिए गद्य शिक्षण की मुख्य विधि क्या है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि या तीनों है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है अर्थबोध विधि द्वारा, प्रवचन विधि द्वारा, स्पष्टीकरण विधि द्वारा या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण विधि का प्रयोग अर्थबोध में भी लिया जाता है, प्रवचन विधि में भी लिया जाता है, स्पष्टीकरण विधि में भी लिया जाता है। हमारा ऑप्शन डी चला जाएगा, उपर्युक्त सभी। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आगमन निगमन विधि। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।